तो जय हिंद प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी पंच का लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण का एनसीईआरटी पंच लगा रहे थे, जिसमें हमारा लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग ये सब चीज़ देख चुके थे। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो इस लेक्चर 2 को देखने के बाद आप लोग जाकर लेक्चर 1 को भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक, तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसके आगे से अवयव एवं पोषण से जानेंगे। ठीक, सजीवों एवं पोषण, विषम पोषी पोषण कल हो गया था। हमारा जीव अपना पोषण कैसे करते हैं आज यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे मनुष्य में पोषण, उसके बाद फिर हमारा पोषण चैप्टर खत्म होगा। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को, आज की कार्रवाई को स्टार्ट किया जाता है। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के A to Z आपको समझाते हैं क्या है एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में। ठीक, देखिए कहा गया है क्योंकि भोजन और उसके अंतःग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है। करा जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, तो भोजन और अंतःग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें भोजन पूरा सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव का जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिकीय सतह से, अमीबा है ना, कोशिकीय सतह से अंगुली नुमा संरचना बनाता है। अंगुली जैसी अस्थायी प्रवध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक, यह प्रवध भोजन के कणों को घेर लेता है और संगालित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन कर सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत होते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। ठीक, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है ये दिया गया चित्र देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहले अमीबा एक खाद्य कण है, या अमीबा आया, फिर उसको कूटपाद की सहायता से घेर लेता है, फिर घेर के पूरी तरह से खाद्य रिक्तिका बनाता है। उसके बाद फिर पचाक उसको अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। ठीक, अब आगे क्या कहा गया देखिए। भोजन ग्रहण करता है, खाद्य रिक्तिका के जटिल पचा पदार्थ कोशिका सतह की ओर गति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के बाद पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम का आपको दिखाते हैं चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, चप्पल की तरह होता है। ठीक, इस प्रकार से पैरामीशियम होता है। ठीक, चप्पल की तरह, या फिर इधर के बना दीजिएगा तो इधर को हो जाएगा इस प्रकार से। इधर न जैसे चप्पल होता है ना, इंसान के चप्पल की तरह होता है, यहाँ से इसका भोजन आता है पैरामीशियम में। ठीक, तो वही कह रहा है पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसमें सभी सतह से भोजन नहीं ग्रहण हो सकता है, एक विशिष्ट स्थान से। ठीक, जब देखिएगा ना आप लोग पैरामीशियम, तो केवल यहाँ से ही भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन अमीबा ऐसे ऐसे होता है कन्हू से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से अमीबा होता है, कन्हू से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी घेर के। ठीक, भोजन इस स्थान तथा पश्चाभ की गति के द्वारा पहुंचता है और जो कोशिका को पूरी सतह से ढक देता है। ठीक, जो भोजन होता है ना, पश्चाभ की गति से द्वारा पहुंचता है। उसका सिलिया पाया जाता है। जब देखेंगे ना पैरामीशियम के तो छोटा छोटा रोम पाया जाता है। ठीक, सिलिया, इसमें गति होते रहता है। ठीक, आगे चलिए आगे कह रहा है मनुष्यों में पोषण। जीवों में पोषण हो गया एक कोशिकीय जीव में, अब मनुष्यों में बहुकोशिकीय जीवों में पोषण क्या होता है इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है मनुष्यों में पोषण के बारे में। कहा गया है आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुर्दा तक विकसित एवं लंबी नली है, मुंह से गुद्दा तक। ठीक, चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर के एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, यह हम यहाँ इस प्रक्रम में चर्चा करेंगे। ठीक, जो हमारा प्रक्रम है मनुष्यों में पोषण, इसमें हम यही चर्चा करेंगे कि भोजन जब हम खाते हैं तो अंदर उसका क्या होता है। ठीक, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, नोट्स, इसका जो नोट्स है हमारा इस चैप्टर का, ये जो PDF है आप लोग ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे बिहार बोर्ड का, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको PDF हम आपको भेज दें तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा इसका। ठीक, पूरा चैप्टर का PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए पिन कमेंट में व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक,
देखिए ये है चित्र 6.6, इसी में बताया गया है मानव में पाचन। चलिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है हमारा यहाँ से एनसीईआरटी से, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्रकृति के रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। हमें दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, जो भोजन होता है उसको हम दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़ा में कर देते हैं, ठीक। क्योंकि आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। तब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह जब हम कोई अपने पसंद का खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाल रस कहा जाता है। लाला रस या लार कहते हैं, ठीक। तो लार किसे कहते हैं? तो जो लाल ग्रंथि से रस निकलता है उसे लार कहते हैं, ठीक। या सलाइवा, ठीक। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशेष आहार नाल द्वारा करना है, इसका अवशोषण आहार नाल के द्वारा करना है तो उसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। जैव उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम के द्वारा, ठीक। एंजाइम जो होता है भोजन को जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में विखंडित कर देता है, ठीक। चलिए आगे कह रहा है जिसे एंजाइम कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो एंजाइम को, ठीक। ऑब्जेक्टिव बन पूछा जाएगा कि जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक। याद रखिएगा। आगे कह रहा है लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। टाइलिन, ठीक। याद रखिएगा टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, याद रखिएगा। यह किसका पाचन करता है? टाइलिन। टाइलिन जो है हमारा अस्टार्च का पाचन करता है। माल्टोस में जो हमारा अस्टार्च होता है भोजन में, अस्टार्च उसका पाचन करके शर्करा में बदल देता है, ठीक। याद रखिएगा अस्टार्च को शर्करा में बदल देता है। कह रहा है एंजाइम कहते हैं। लार में भी एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन, ठीक, कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देते हैं। कहें ना कि स्टार्च या मंड जो होता है ना उसको शर्करा में बदल देता है जिसे माल्टोस कहा जाता है, ठीक। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ साथ पूरी तरह मिला देती है। जो हमारा जीवा है जो केवल मांस से बना हुआ है वह भोजन और लार को पूरी तरह से मिला देता है आपस में, ठीक। आहार नाल के इस भाग में भोजन का नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है, ठीक। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है जिसके कारण भोजन नीचे सरकता जाता है भोजन नली में, ठीक। आगे कह रहा है देखिए मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, ठीक। जिसे ग्रासिका, ये ग्रासिका यानी ग्रास नली जो होता है ना, आपको दिखाते हैं ग्रासिका। देखिए यहाँ पे ये है ना, ये ग्रासिका, इसी के द्वारा मुंह से आमाशय तक भोजन लिया जाता है। ये हमारा आमाशय है। मुंह से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा लेते हैं? ये हमारा मुंह हो गया। इससे आमाशय तक भोजन यहाँ पर आता है किसके द्वारा? जो ये हमारा बीच में नली के तरफ संरचना देख रहे हैं, ये वाला जो नलियाँ है ना इसे कहते हैं ग्रासिका, ठीक, या ग्रास नली। आगे कह रहा है देखिए आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशियाँ भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है, ठीक। अगर ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन का पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करते हैं, ठीक। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? याद रखिएगा पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। अगर हम पूछे वसा का पाचन कौन करता है? फैट का पाचन कौन करता है? तो याद रखिएगा वसा का पाचन करता है हमारा लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है वह वसा का पाचन करता है। यह अग्न्याशय में से निकलता है, ठीक। अब प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। और जो हमारा स्टार्च होता है स्टार्च का पाचन कौन करता है? मंड, जिसको बोलते हैं मंड, स्टार्च या मंड, इसका पाचन कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका पाचन करता है टाइलिन नामक एंजाइम जो हमारा मुंह लार में होता है, टाइलिन। यह 3 एंजाइम के बारे में याद रखिएगा। पहला हुआ टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? मंड का या स्टार्च का। दूसरा हो गया पेप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तीसरा हो गया लाइपेज नामक एंजाइम जो वसा का पाचन करता है, ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है
पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो कौन सा कार्य करता है? ठीक, तो जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम करता है। ठीक, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल को रक्षा करती है। जो श्लेष्मा होता है ना, श्लेष्मा का भी स्राव होता है, जो हमारे अंदर की जो अम्ल है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे अमाशय की रक्षा करती है। ठीक, आपको बढ़िया समझाते हैं, यहाँ पे चित्र में आके देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ बोला है भोजन में, पहले हम लोग भोजन खाते हैं, ये जीवा है, यहाँ पर हमारा जीवा होता है, जीव होता है जो भोजन को पूरी तरह से मिला देता है। किसमें? जो हमारा जीव होता है भोजन को पूरी तरह से मिला देता है हमारे लार के साथ। यहाँ लार ग्रंथि होता है, कई गो लार ग्रंथि, उसी से लार का स्राव होता है। ठीक, यहाँ पर कई सारा लार ग्रंथि होता है जिससे लार का स्राव होता है। ठीक, जो लार होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है लार में। यहाँ पर मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है जो हमारे किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को पाचन करके किस में बदल देता है? तो शर्करा में बदल देता है। ठीक, शर्करा में बदल देता है। ठीक, याद रखिएगा, जो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है वो स्टार्च का पाचन करके शर्करा में बदल देता है। उसके बाद हमारा भोजन होता है जो जिसमें पूरा लार और भोजन को पूरी तरह से मिला देता है। मान लीजिए कि हमारा छोटा छोटा भोजन के कण है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक, जिसको दांत तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर दिया। ठीक, पहले मान लीजिए इतना बड़ा रोटी था जिसको दांत तोड़ के छोटा छोटा कर दिया गया है। कौन? दांत किया है। ठीक, दांत तोड़ के छोटा छोटा करने के बाद इसमें जो लार ग्रंथि, जो ऊपर ऊपर से लार ग्रंथि होता है। ठीक, लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारे मुंह में। लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। जब लार का स्राव होता है तो ये चारों पट्टी से इसमें लार मिल जाता है। लार को पूरी तरह से मिलाने का काम करता है। तो जीव होता है ना, पूरी तरह से लार और भोजन को मिला देता है एकदम आपस में। ठीक, लार में टाइलिन एंजाइम होता है, याद रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद हमारा भोजन आता है ग्रास नली में, ये हो गया ग्रास नली। ठीक, भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में क्या होता है? क्रमकुंचन गति होता है। क्रमकुंचन गति क्या है? तो देखिए हम आपको क्रमकुंचन गति बताते हैं। इस प्रकार से गति होता है, इस प्रकार से आगे वाला फूल जाता है फिर पिचक जाता है, ऐसे फूल जाता है पिचक जाता है, ऐसे मतलब कि ऐसे 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 फूल जाता है पिचक जाता है। इस मतलब कि पहले ऊपर वाला फूलेगा फिर धीरे धीरे नीचे आके पिचक जाएगा, फिर नीचे वाला फूलेगा। इस प्रकार से भोजन के कारण ऊपर से नीचे आ जाता है। ठीक, क्रमकुंचन गति के कारण ये पेट में आ जाता है। ठीक, इसीलिए आप देखते होंगे जब आप खाना सूत के भी खाते हैं ना, फिर ये खाना पेट में क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्रमकुंचन गति, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी उसको खींचता है, खाली ग्रेविटी खींचेगा तो कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। अगर आप खाना सूत के पानी पिएगा ना, जो बीमार होते हैं वो सूत के भी कभी कभी पानी पीते हैं तो उनका पानी कैसे पेट में चला जाता है? तो वहाँ क्रमकुंचन गति होता है, उसी कारण चला जाता है। भोजन ये सब पेय पदार्थ सब पेट में चला जाता है। नहीं तो ग्रेविटी के कारण अगर होता होगा तो यहीं पे जमा रह जाएगा ना जी। जब इंसान सूता हुआ रहता है तो यहीं पे नहीं रहता, क्यों? पेट में चला जाता है। क्यों? क्रमकुंचन गति के कारण। क्रमकुंचन गति को आप लोग समझ जाइए कि पहले ऊपर फूलता है, मान लीजिए कि पहले ऊपर फूलेगा फिर नीचे पुचक जाएगा, फिर नीचे फूलेगा फिर पुचक जाएगा। इस प्रकार से भोजन नीचे चला आता है। ठीक, फूलते पुचकते। ठीक, ऊपर फूलेगा तो नीचे पुचक जाएगा, नीचे फूलेगा तो ऊपर पुचक जाएगा, इस प्रकार से होता है। ठीक, अब भोजन अमाशय में चला आता है। ठीक, यही है हमारा अमाशय, जिसे हम लोग पेट कहते हैं, अमाशय या फिर पेट। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में 3 चीज़ का स्राव होता है। अमाशय में भोजन 2 से 3 घंटा रहता है, याद रखिएगा। 2 से 3 घंटे तक भोजन किस में रहता है? अमाशय में। अमाशय में किस किस चीज़ का स्राव होता है? तो पहला तो HCl का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा किसका स्राव होता है? HCl के बाद याद रखेगा पेप्सिन नामक एंजाइम का, जो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ठीक, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पचा देता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। पेप्सिन क्या है? यह एक एंजाइम है। ठीक, एंजाइम है, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, याद रखिएगा। पहला क्या हुआ? HCl हुआ, HCl। दूसरा हो गया पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचा दिया, तो पेप्सिन को तो हटा देते हैं। जब पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है ना तो उसे काइम कहा जाता है। ठीक, काइम कहा जाता है, लेकिन इससे पहले इसको चाइल कहा जाता था, उसके बाद काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, काइम कहा जाता है। जब प्रोटीन को जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है पेट में वो पचा देता है तो उसको काइम कहा जाता है। और पचाने से पहले इसको चाइल कहा जाता है, चाइल। पचाने के बाद इसको काइम कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद जब हमारा HCl भी अम्ल का स्राव हुआ था, फिर प्रोटीन का पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव हुआ था। और एक और स्राव होता है जिसको कहते हैं श्लेष्मा। ठीक,
श्लेष्मा, श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा क्या करता है, तो श्लेष्मा जो आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। श्लेष्मा है ना, ये जो अमाशय के चारों तरफ जो दीवार है ना, दीवार पे चिपक जाता है। जब दीवार पे चिपक जाता है ना, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हमारा पेट को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों? क्योंकि श्लेष्मा है ना, जो पूरी दीवारों पर चिपक जाती है, इस तरह से दीवारों पर चिपक जाएगा ताकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कुछ नहीं बिगाड़ पाए हमारे पेट को। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो हमारे पेट को कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो फिर अगर श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को गला देगा पूरी तरह से, हमारा पेट जल जाएगा, अंदर से गल जाएगा। तो इसलिए उसको गलाने से बचाने के लिए श्लेष्मा का स्राव होता है। भगवान किस तरह से एकदम पूरा सिस्टम बनाए समझ सकते हैं। श्लेष्मा का स्राव होता है। वही जब हम खाना नहीं खाते हैं ना, तो HCl अम्लवा है ना, जिसको देखता है कि कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा है कुछ गलाने के लिए, तो हमारा पेट को ही देखिएगा जलन होता है, पेट में जलने लगता है, ऐसा लगता है पेट में आग लगा है, पेट जल रहा है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ये प्रतिदिन 2 से 3 लीटर शराब होता है, ठीक, याद रखेगा। 2 से 3 लीटर प्रतिदिन शराब होता है। इसमें भोजन 2 से 3 घंटा तक रहता है। 2 से 3 घंटा तक भोजन भी इसमें रहता है। 2 से 3 लीटर प्रतिदिन इसका शराब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और उसके साथ साथ श्लेष्मा का शराब होता है, जो इसके दीवारों पर चिपक जाती है, अमाशय के दीवारों पर चिपकने के कारण हमारे जो HCl अम्ल होता है, HCl हमारे अमाशय को, पेट को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि श्लेष्मा चिपका हुआ होता है। तो श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमाशय की दीवारों के बीच श्लेष्मा आ जाता है, जिसके कारण हमारा पेट को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन ऊपर से जो खाना आता है उसमें जितना ही बैक्टीरिया होता है ना, सभी को मार देता है। बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, सभी को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है। लेकिन जब आप खाना नहीं खाइएगा ना देर तक, तो देखिएगा पेट आपका जलने लगता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेट को ही जलाने लगता है जब खाना नहीं मिलता है। तो ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। HCl अम्ल तक समझ गए, पेट तक। अब आगे क्या कह रहा है देखिए। जठर ग्रंथि द्वारा उत्पन्न राशि को मिश्रित करने में अमाशय की पेशीय व्यक्ति के भोजन के अन्य पाचक रसों को मिश्रित करने में सहायक होती है, ठीक। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसने दे जाता है। अमाशय में बृहद अंग है जो भोजन के आने तक फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति से पाचक रसों का मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचक कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि के द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन एवं एंजाइम पेप्सिन का स्राव होता है तथा श्लेष्मा का स्राव होता है, ठीक। श्लेष्मा क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाता है, ठीक, याद रखिएगा। श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाता है। चलिए आगे देखते हैं। अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल की रक्षा करता है जो श्लेष्मा होता है, ठीक। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं? हाँ, जब पेट में हमारा अम्ल की स्तर बढ़ जाता है तो एसिडिटी कहता है ना, एसिडिटी, इनो, तो इनो में क्या होता है, क्षार होता है, और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, ठीक। तो हमारे पेट में जो अम्ल का स्राव होता है तब एसिडिटी हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे अम्लता यानी एसिडिटी, जिसके कारण हमें इनो लेते हैं। इनो की क्या करता है, हमारे इनो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, और अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, उदासीन हो जाता है, ठीक। आगे कह रहा है, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांश में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। जो क्षुद्रांश होता है वह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुद्रांश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांश किसे कहा जाता है, छोटी आंत को क्षुद्रांश कहा जाता है, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत को क्षुद्रांश कहा जाता है, ठीक। क्षुद्रांश आहार नल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है, मतलब कई जगह स्थान में, छोटी से स्थान में, लेकिन पूरा कुंडलित होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से चारों तरफ से मुड़ा हुआ होता है, एकदम छोटी आंत इस प्रकार से एकदम मुड़ा हुआ होता है, देखते होंगे आप लोग छोटी आंत को, ठीक। आगे देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। इसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर लंबाई होती है छोटी आंत की, ठीक, याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन का पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में ही होता है, क्षुद्रांश में ही पूरी तरह से पाचन होता है भोजन का। सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का, यही छोटी आंत 7 से 8 मीटर। पूरा आहार नाल होता है 8 से 10 मीटर, पूरा आहार नाल होता है 8 से 10 मीटर, लेकिन उसमें 7 से 8 मीटर यही होता है, छोटी आंत होता है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद बड़ी आंत सब होता है। सबसे
ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में ही। पूरे भोजन का जितना भी छोटा छोटा अणु में तोड़ा था वो एंजाइम का स्राव हुआ था ना, पूरा छोटा छोटा अणु में तोड़ने के पूरा छोटी आंत में ही क्षुद्रांश जिसे कहते हैं, छोटी आंत में ही सभी को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके भित्ति पे जब हम छोटी आंत देखिएगा ना, तो छोटी आंत मान लीजिए हमारा छोटी आंत है ना, तो इस पर भित्ति पे आंगुली ढेर सारा संरचना पाया जाता है। ठीक, ढेर सारा संरचना पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित सारे पोषक तत्वों को जब सरल अणु में टूट जाता है तो उसको अवशोषित कर लेता है और खून में मिला देता है, और खून उसका परिवहन कर देता है पूरे शरीर में। ठीक, क्योंकि भोजन की आवश्यकता पूरे शरीर में होता है, और उसी प्रकार से वायु का भी आवश्यकता पूरे शरीर में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांश आहार नल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांश की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी में छोटी क्षुद्रांश होता है। ठीक, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज को पचाना होता है। सेलुलोज जो हरा हरा पौधों में होता है, हरा हरा पत्ती में होता है, लेकिन जो मांसाहारी होता है उसमें छोटा होता है, क्योंकि मांस का पचाना बहुत आसान होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो छोटी आंत को समझ गए। उसके बाद क्या है, बड़ी आंत होता है। ठीक, देखिए कह रहा है कि क्षुद्रांश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के चूर्ण पाचन का स्थल है। पूर्ण पाचन का क्षुद्रांश है ना, उसी में पूर्ण पाचन, पूरी तरह पाचन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह पाचन क्षुद्रांश यानी छोटी आंत में ही होता है। ठीक, इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करती है। जो क्षुद्रांश होता है उसमें यकृत और अग्न्याशय से बहुत सारा पाचक रस एंजाइम का स्राव होता है। ठीक, अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्न्याशी एंजाइमों से क्रिया करने के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। जो भोजन अमाशय से आता है वह अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि तो अमाशय में HCl अम्ल का स्राव हुआ था, और अम्ल था जो पूरा भोजन को अम्लीय बना दिया था। तो लेकिन अग्न्याशी रस होता है, अग्न्याशय से जो रस होता है जो फैट का पाचन करने के लिए एंजाइम का स्राव होता है ना, जी लाइपेज नामक एंजाइम, ये सब अग्न्याशय से ही निकलता है। तो उससे अभिक्रिया करने के लिए उसे क्षारीय होना पड़ता है। ठीक, क्षारीय बनाया जाता है। तो कौन सा? यकृत से स्रावित, देखिए याद रखिएगा, यकृत से स्रावित पित्त रस यह कार्य को करता है। जो यकृत से पित्त रस का स्राव होता है वो बहुत कड़वा होता है, बहुत क्षारीय होता है, और भोजन के साथ मिलकर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्न्याशय रस उस पर काम कर सके। ठीक, अग्न्याशय रस क्या है? तो एंजाइम होता है, एंजाइम। ठीक, एंजाइम होता है, अग्न्याशय में से निकलता है। आप कहिएगा भैया अग्न्याशय क्या है? तो चलिए आपको चित्र में दिखाते हैं। ये होती है अग्न्याशय। देखिए ये होगी हमारे, जो आप देख रहे हैं नहीं, छोटा सा, चलिए कलर चेंज करते हैं। उसके बाद ये भी अच्छा नहीं है, हाँ ये ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं अग्न्याशय। यही हमारा अग्न्याशय। तो ऊपर से जो भोजन आया था पहले पेट में आया था अमाशय में। अमाशय में क्या था? HCl अम्ल था, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, HCl अम्ल था। HCl अम्ल था इसलिए पूरा भोजन अम्लीय हो गया था। जब भोजन यहाँ से नीचे आता है तो जो क्षुद्रांश, छोटी आंत है, इसे कहते हैं छोटी क्षुद्रांश। ये जो छोटा छोटा देख रहे थे ना, कह रहा है छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांश। ठीक, तो जब भोजन नीचे आता है छोटी आंत में, क्षुद्रांश में आता है, तो उसको अम्लीय होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अग्न्याशय आप देख रहे हैं, इसे क्रिया करने के लिए अम्लीय क्षारीय चाहिए। तो यहाँ से तो अम्लीय भोजन आता है, लेकिन इसको क्षारीय बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से पीत का स्राव होता है। ये पीत की थैली आप देख रहे हैं, पीत नली देख रहे हैं, पीत की थैली, यहाँ से पीत का स्राव होता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक, ये हो गया हमारा अग्न्याशय। अग्न्याशय लिखा हुआ ना, अग्न्याशय में किसका स्राव होता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले एंजाइमों का स्राव होता है। वसा को कौन पचाता है? तो लाइपेज और इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम का स्राव होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा को पचाने वाले एंजाइम का स्राव होता है कहाँ से? छोटी अग्न्याशय से। लेकिन यह जो अग्न्याशी रस होता है इसका डिमांड रहता है ना कि हम केवल क्षारीय भोजन के साथ, जो क्षारीय भोजन होगा ना उसी के साथ अभिक्रिया करेंगे। लेकिन तो ऊपर से तो भोजन आया था, अमाशय में गया था सबसे पहले, तो उसमें क्या मिला था? HCl अम्ल मिल गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्लीय हो गया था। तो पहले तो उसको क्षारीय बनाना पड़ेगा ना जी। तो क्षारीय बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नली निकला हुआ है ना, तो इसको क्षारीय बनाने के लिए पीत रस का स्राव होता है यकृत से। यकृत यानी कि लीवर, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। 1.5 kg इसका वजन होता है। ठीक, याद रखिएगा 1.5 kg इसका वजन होता है। तो लीवर से पीत रस का स्राव होता है, जो पीत रस जाके भोजन में मिल जाता है, पूरा भोजन को कड़वा बना देता है, क्षारीय बना देता है, अम्लीयता उसका नष्ट कर देता है। उसके बाद जो अग्न्याशय में से जो रस निकलता है, उसके बाद कहता है हाँ अब हम इसके साथ क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्षारीय प्रवृत्ति का हो चुका है, अब इसमें अम्ल नहीं है। अब इसमें हम लोग अपना पूरा रस जो होता है अग्न्याशी रस यानी
यानी कि लाइपेज नामक एंजाइम या फिर और भी बहुत सारे एंजाइम का स्राव होता है, वो सभी मिल जाता है उसमें। ठीक, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है, देखिए, क्षुद्रांश कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इसके कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाली भोजन अम्लीय है और अग्न्याशय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यह यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुद्रांश में बड़ा, देखिए, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांश में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, बड़ा बड़ा गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो पित्त होता है वसा को छोटी छोटी गोला में खंडित कर देता है। पहले जब आमाशय में क्षुद्रांश में छोटी आंत में जाता है, वो अथी क्या नाम है उसका, वसा यानी फैट, तो बड़ा बड़ा गोला होता है। ठीक, तो जब इस पर पित्तरस मिलाया जाता है, पित्तरस मिलाया जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, छोटा छोटा टूट जाता है, छोटा में टूट जाता है। तब इस पर जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है वो इस पर क्रिया कर सकता है। ठीक, जो अग्न्याशय से निकलता है लाइपेज नामक एंजाइम। ठीक, तो यही लिखा गया है। क्षुद्रांश में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। जो वसा होता है क्षुद्रांश में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण, जिसे पित्तरस कहते हैं, उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम का क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे एंजाइम और अधिक से बढ़िया से क्रिया कर सकता है लाइपेज। ठीक, यह साबुन का मैल पर इम्लिस्कीकरण की तरह ही है। जो साबुन होता है ना, मैल पे जैसे क्रिया करता है ना, ठीक, कह रहा है साबुन का मैल पे इम्लिसीकरण की तरह होता है। ठीक, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक, अध्याय 4 जो था ना हमारा कार्बन एवं इसके यौगिक, उसमें अभी तो हम लोग केमिस्ट्री नहीं देखे हैं। केमिस्ट्री का अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। उसमें आपको बताएंगे साबुन के बारे में, साबुन का बहुत सारा उसके कार्बन के यौगिक क्या क्या बनता है उसमें पढ़ना है। ठीक, अग्न्याशयी रस का स्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अग्न्याशय में से प्रोटीन के पाचन ट्रिप्सिन निकलता है। ठीक, और पेप्सिन नामक एंजाइम किस प्रोटीन पे क्रिया करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। ठीक, प्रोटीन पे क्रिया करने के लिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों होता है। ठीक, याद रखिएगा। पेप्सिन कहाँ निकलता है, तो अमाशय में निकलता है, लेकिन ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है अग्न्याशय में से। ठीक, एंजाइम होता है। इम्लस्कृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। ठीक, यहाँ कहाँ से, तो अग्न्याशय में से। ठीक, क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है। क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, आंत में रस स्रावित करता है। ठीक, क्षुद्रांश की जो छोटी आंत का भित्ति होता है उसमें से अंदर की भित्ति में से आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन के अमीनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो अंत में क्या होता है, इसमें उपस्थित एंजाइम जो छोटी आंत अंदर से आंत रस का स्राव करती है, छोटी आंत, वह आंत रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन बच जाता है उसको अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक, कौन, तो आंत रस होता है जो। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो भोजन पच जाता है पोषक तत्वों को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांश के अतिरिक्त अस्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्धक होते हैं। हम आपको बताएं जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा क्षुद्रांश होता है छोटी आंत, उसमें उंगली जैसी ढेर सारा प्रवर्तक होता है। उंगली जैसी इस प्रकार से होता है। ठीक, उंगली जैसी ढेर सारा प्रवर्तक होता है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ठीक, जिस उंगली जैसी यही दीर्घरोम होता है जो अवशोषित कर लेता है भोजन को। ठीक, याद रखिएगा। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम के रुधिर वाहिकाओं की
बहुतायत होती है। ठीक, जो दीर्घ रोम होते हैं उसमें बहुत सारा छोटी आंत में बहुत सारा दीर्घ रोम पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा छोटी आंत का छोटा सा पैप मान लेते हैं, छोटी आंत का थोड़ा सा भाग है, तो इसमें बहुत सारा दीर्घ रोम पाया जाता है। मतलब दीर्घ रोम बहुत सारा उंगली जैसी संरचना होती है। ठीक, दीर्घ रोम का जो छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इससे छोटी आंत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक, यही पूरी अवशोषित कर लेता है, जितना ही बचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक, तो ये कहा गया है कि ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। जो दीर्घ रोम होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुलता होती है, बहुतायात होती है। मतलब कि दीर्घ रोम में बार बार खून आते जाता रहता है। खून का रुधिर वाहिका मतलब कि खूनों का वाहिकाएँ जो धमनी या शिरा होता है ना, खून का वहाँ आवागमन होते रहता है दीर्घ रोम में। ठीक, ये भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। जो दीर्घ रोम होते हैं वो भोजन को अवशोषित करके रुधिर वाहिकाओं में भेज देते हैं, और जो रुधिर वाहिकाओं होते हैं जो शिरा और धमनी होता है उस भोजन को पूरी शरीर में पहुंचा देता है। ठीक, तब याद रखिएगा केवल खून का हिस्सा, खून में केवल आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स नहीं होता है, ये सब भी होता है। भोजन इसम होता है जो दीर्घ रोम में जाकर मिलता है, अवशोषित भोजन होता है, पचा हुआ भोजन खून में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक, दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुयाता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। भोजन का उपयोग ठीक ऊर्जा प्राप्त करने में भी होता है। बिना पचा भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है। बृहदांत क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत को बृहदांत कहा गया है। ठीक, और छोटी आंत को क्षुद्रांश कहा गया है। गाँव देहात में छोटी आंत को पचौनी कहते हैं क्योंकि सारा पाचन छोटी आंत में ही होता है, इसलिए आप लोग देखते हैं गांव देहात में कहते हैं पचौनियाँ निकाल देंगे पूरा तुम्हारा, या फिर कहता है ना कि लेदड़ी पचौनी देंगे, कि पचौनी कहते हैं, छोटी आंत को पचौनी कहा जाता है गांव देहात में क्योंकि पूरा पाचन छोटी आंत में ही होता है। ठीक, उसके बाद बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ अधिक संख्या दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषित कर लेता है। जो दीर्घ रोम का अधिक संख्या होता है वह इस पदार्थ में से अवशोषित कर लेता है जल को। ठीक, अन्य पदार्थ गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस बाह्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुद्दा अवरोहणी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो गुद्दा का अवरोहणी होता है वही इसका नियंत्रित करता है अवक्षेपण को। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र का चित्र यही अंतिम में दिया गया है। गुद्दा, इसमें जो इसका जो सेल होता है वहाँ पर का वही नियंत्रित करता है गुद्दा को, मतलब कि कब मल को बाहर निकालना है, कब मल को बाहर नहीं निकालना है उसको। ठीक, इसको बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ठीक, ये छोटी आंत यानी क्षुद्रांश हो गया। ठीक, एक होता है अपेंडिक्स जिसे परिशेषिका कहा जाता है। ठीक, याद रखेगा अपेंडिक्स फालतू का होता है हमारे शरीर में, इसका कोई काम नहीं होता है, परिशेषिका अपेंडिक्स। ठीक, और छोटे जो बड़ी आंत देख रहे हैं, छोटी आंत की दीवार तो आपको बता दी, मान लीजिए हमारी छोटी आंत है तो इसके दीवारों पे जो दीर्घ रोम पाया जाता है उंगली नुमा संरचना, वो इसका क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे इसमें सारा पचा हुआ भोजन का अवशोषित कर लिया जाता है, खून में मिला दिया जाता है, फिर खून पूरे शरीर में भेज जाता है ताकि नए नए ऊतकों का मरम्मत बनाया जा सके, पुराने ऊतकों का मरम्मत किया जा सके, ऊर्जा बनाया जा सके। लेकिन जो बड़ी आंत होता है, मान लीजिए हमारा बड़ी आंत हो गया, इस प्रकार से मान लेते हैं हमारा ये बड़ी आंत हो गया। इसमें जो होता है दीर्घ रोम, उंगली जैसे संरचना दीर्घ रोम बड़ी आंत में, उसमें जो दीर्घ रोम होता है ना, यह भोजन में अपचा भोजन में से ऊपर से सारे पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, सारा पानी को अंदर खींच लेता है। ठीक, लेकिन अगर इसमें अपचा भोजन चिपक जाता है ना, इसमें पूरा चिपक जाता है ना, तो हमारा जो अपचा भोजन जब चिपक जाता है तो दीर्घ रोम पे, बड़ी आंत के दीर्घ रोम पे, तब भोजन में से उसको पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। अपचा भोजन में से जो बड़ी आंत होता है पानी को अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए लोगों को देखिएगा लूज मोशन होता है। ठीक, लूज मोशन क्यों होता है? इसी के कारण होता है। ठीक, जब दीर्घ रोम, बड़ी आंत का दीर्घ रोम होता है ना, दीवारों पे चिपक जाता है, अपचा भोजन चिपक जाता है, तब लूज मोशन होता है। ठीक, याद रखिएगा। इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाना है, इस पे हम आपको एक स्पेशल वीडियो दे दिए, आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो अभी तक पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाया जाता है। ठीक, इसी के साथ हमारा मानव पाचन तंत्र समाप्त होता है। अब दंत क्षरण के बारे में दिया हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलिए इसके बारे में आप जानते हैं। कह रहा है दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल तथा डेंटिन के सैनह मृदुकरण के कारण होता है। जो दांत के सबसे ऊपरी परत होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनामेल या फिर डेंटिन के मृदुकरण के कारण होता है, यानी कि उसमें जब अम्ल मिल जाता है रात में तो उसी कारण होता है। ठीक, मृदुकरण के कारण होता है। इसका आरंभ होता है जब
जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जब जीवाणु जो हमारे दांत में फंसे रहते हैं, सुबह में हम ब्रश करके नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे जो जीवाणु होता है हमारे पेट में शर्करा से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तब इनामेल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। जो हमारा इनामेल होता है, सबसे दांत की सबसे ऊपरी परत, सबसे कड़ा होता है दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल, वह क्या होता है, मृदु हो जाता है। ठीक, इस अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह पर नहीं पहुंच पाती। इससे पहले ही जीवाणु अम्ल पैदा कर भोजनोपरांत दांत में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। ठीक, तब भोजन से पहले दांत में ब्रश करने से वो प्लाक हट जाता है जो जीवाणु बनाता है। ठीक, यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण दंत क्षरण होता है। ठीक, तो दंत क्षरण क्या है, फिर से समझाते हैं। दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल तथा डेंटिन के मृदुकरण के कारण होता है। इसका आरंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। शर्करा कब बनता है, जब जो हमारा अस्टार्च होता है, अस्टार्च हम आपको बताए थे, अस्टार्च जो होता है उस पर क्रिया करता है टाइलिन नामक एंजाइम, लार में होता है टाइलिन, वह अस्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक, तो शर्करा पे कौन क्रिया करता है, जीवाणु शर्करा पे क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तब इनामेल मृदुत हो जाती है, जो अम्ल बनता है उससे इनामेल प्रभावित हो जाता है। ठीक, अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांत पे चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। जो बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना तो उसके साथ हमारे दांत में चला जाता है और दांत में चिपक के क्या करता है, दांत प्लाक बना देता है। ठीक, दंत प्लाक बना देता है। प्लाक दांत को ढक लेता है, जो प्लाक होता है वो दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। प्लाक हमारे दांत को ढक लेता है, जिसके कारण जो हमारा लार होता है अम्ल को उदासीन करने के लिए नहीं पहुंच पाता है। उस अम्ल को, जो जीवाणु बनाया था ना अम्ल को, उसको उदासीन करने के लिए लार नहीं पहुंच पाता है। ठीक, इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दांत में ब्रश करने से प्लाक हट जाता है। जीवाणु को अम्ल पैदा करने से पहले ही अगर आप भोजन से पहले दांत में ब्रश कर लेते हैं तो आपका जो दांत में प्लक बनता है वो हट जाता है। ठीक, दंत प्लक हट जाता है। यदि अनुपचारित रहता है, यदि हम अनुचारित ढंग से करते हैं, ब्रश नहीं, रोज़ ब्रश नहीं करते हैं, 2-4 दिन पे करते हैं, तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर जाता है। जो सूक्ष्म जीवाणु होता है हमारे मज्जा में प्रवेश करता है दांत के अंदर, तथा जलन पैदा करता है, जो हमारे दांत दर्द देने लगता है। ठीक, दांत दर्द देने का कारण नहीं होता है दंत क्षय के कारण। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है पोषण। अब अगले लेक्चर जो हमारा होगा उसमें श्वसन के बारे में जानेंगे। वैसे तो श्वसन हम पहले ही करा दिए हैं, श्वसन के बारे में हम लोग अब सीधा परिवहन से देखेंगे। ठीक, श्वसन हम लोग पहले ही लाइन बाय लाइन पढ़ के बता दिए थे आपको, आधी PPT के रूप में बना के बता दिए थे। अगर आपने श्वसन का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, उसमें हम लोग NCERT से ही सब कुछ लिए थे, जिसमें हम आपको ये भी चित्र बताए थे श्वसन में। हम लोग अब आगे हम लोग देखेंगे, जो अगला होगा हमारा परिवहन होगा। ठीक, परिवहन आगे शुरू करेंगे। वाहन, जिसको हमारा भारतीय वन के हिसाब से चैप्टर 3 होता है। ठीक, तो श्वसन के बारे में आपको A to Z बता दिए थे, जो हमारा NCERT से ही लिया गया था। ठीक, प्योर NCERT बेस्ड था वो सारा चीज़, जो हम PPT के रूप में आपको दिए थे। तो वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं। ठीक, श्वसन के लेक्चर आपका उपलब्ध है, प्ले लिस्ट बना हुआ है श्वसन का, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाचन खत्म होता है, ये भी आपको बताए थे, यहाँ से ही ले गए थे, उसके बारे में बताए थे जाकर श्वसन में। ठीक, यहाँ पे हमारा पाचन खत्म होता है और श्वसन भी हम खत्म कर चुके हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग परिवहन को शुरू करेंगे। ठीक, परिवहन, उसके बाद फिर पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, खेलते रहिए, धन्यवाद, वंदे मातरम।